जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जेस क्लासेज। मैं आज के क्लास में बात करने वाले हैं प्रकाश के ऊपर। प्रकाश और प्रकाश की विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है और टॉपिक जो ऑप्टिक्स के लिए होता है। ऑप्टिक्स का सबसे मूल जड़ यानी अगर बोले तो ऑप्टिक्स एक्चुअली है क्या। ऑप्टिक्स के ऊपर अगर बात करें तो ऑप्टिक्स में प्रकाश और उसकी विशेषताएं, उसके गुण धर्म के ऊपर बात की जाती है। पूरे एक फिजिक्स के एक बेहतर यूनिट जो सबको भाता है और सबको जनरली इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रहता है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे चीज हम आपके साथ साझेदारी करने वाले हैं। कुछ ऐसे चीजें होंगे जो आप जानते होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगे जो आप नहीं जानते होंगे, और इसको एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिए, चीजें कंप्लीट हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। बस 10 से 15 मिनट के क्लासेज होंगे और अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतर होगा। पूरी क्लास को कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। जैसे प्रकाश होता है क्या, एक्चुअली क्या है प्रकाश। प्रकाश के ऊपर बात की जाती है तो प्रकाश जहां कोई चीज नहीं दिखता है उसके आ जाने के कारण वो चीज दिखने लगती है। जैसे अंधेरी रातों में कोई वस्तु को ढूंढना, ठीक है, तो क्या होता है, अंधेरी रातों में जो वस्तु को आप ढूंढ रहे हो वो वस्तु आपको नहीं दिख रहा, और अगर वहां पे आपने टर्च बार दिया तो आपको वो वस्तु मिल गई। इसका मतलब क्या, जो नहीं दिख रहा था, अदृश्यमान था, जो जिस कारण से दिखने लगा वो दृश्यमान हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकाश एक वह भौतिक कारक होता है जो अदृश्यमान वस्तुओं को दृश्यमान कर देता है। प्रकाश में बहुत सारी खूबियां होती हैं, बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिनको जानना हम लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा प्रकाश को लेकर। देखिए, ये हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। प्रकाश के अंदर यह गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। ये अपने पथ से विचलित नहीं होती है। ये उस तरह से गमन करती है कि अगर सामने कोई वस्तु है और उसके ऊपर आप टर्च मारते हैं तो ऐसा क्या होता है कि इसमें से निकला हुआ प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि उस वस्तु के साइड से निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल डायरेक्ट उसके ऊपर आपने मारा तो उसके ऊपर टर्च दिया, प्रकाश दिया तो उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये खूबी होता है कि बिल्कुल सीधे जाता है। ये ऐसा नहीं कि पानी और जल की तरह अपना रास्ता बदलता है। अब कहिएगा सर आपने ऐसा क्यों कहा कि पानी और जल से इसकी क्यों तुलना किए। क्योंकि जो पानी वगैरह होता है ना, मान लीजिए कहीं से पानी बह रहा है और बहते हुए पानी के रोक में आपने किसी वस्तु को, भारी वस्तु को रख दिए तो पानी क्या करता है, अपना रास्ता खुद बदल लेता है, साइड से, किनारे से होकर जाता है। ऐसा नहीं कि उस वस्तु को छेद करके जाता है, ऐसा नहीं, और नहीं उसको आर पार करता है, साइड से अपना रास्ता बदल लेता है और चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। यही कारण है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, छाया बनता है। बात समझ रहे हैं। तो अब एक एक चीज के लेकर हम लोग बात करने वाले हैं, प्रकाश और किस कारण से किसी वस्तु का छाया बनता है, ये चीज हम लोग देख लिए। अब जानेंगे और सारी चीजें। देखिए, जैसे एक आपने ये जान लिया चीज, अब जैसे ऊर्जा, ऊष्मा और ताप के कैसे रूप होता है प्रकाश, आपको बता देना चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में यानी धूप निकलता है, आप बाहर खड़े होके देखिए, बाहर कुछ देर तक ले रहिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा भैया गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही। जून जुलाई का महीना जब चलता है या इस कंडीशन में 10 मिनट 15 मिनट करो चीज को रख दीजिए बाहर, बात समझ रहे, पूरा हीट हो जाता है। बात समझ रहे हैं। बहुत से ऐसे चीज देखिए, रेगिस्तान में देखे होंगे, कितने ऐसे रील्स वगैरह देखे होंगे। रेगिस्तान में कुछ लोग जो रहते हैं वो वैसे ही बालू के ऊपर कुछ भी डालकर भूज के खा लेते हैं। भुजा भुजा समझता है ना, हाँ, पापड़ वगैरह ये सब जो होता है उसमें भूज के आराम से वो। चलिए, तो उसके बाद ये इसमें ऊष्मा का रूप होता है, और आप जानते हैं कि गर्माहटें मिलती है। और ऊर्जा का रूप किस तरह से है, जैसे पेड़ पौधों के लिए तो प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की तो जरूरत है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके कारण से क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। और ये आग जब जलता है तो आग के कारण से भी ऊष्मा आपको मिलता है, गर्माहटें मिलती है।
है ना, इसके टेम्परेचर बढ़ता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तमाम चीजें होगी। अब स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहली बात प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश स्वतः अदृश्यमान वस्तुओं को दृश्यमान कर देता है। मतलब ये स्वयं यह भौतिक कारक होता है जो स्वयं कोई अदृश्यमान वस्तुओं को दृश्यमान कर देता है। इसके बाद प्रकाश अदृश्यमान वस्तुओं को दृश्यमान करता है। प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा और ताप का रूप होता है। इसके बाद प्रकाश सीधी या सरल रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी प्रकार के माध्यम में गमन कर जाता है। हवा, जल, पानी, बात समझ, कुछ भी कांच और कुछ भी, नायलॉन तैन, कुछ भी, कहीं भी प्रकाश गमन कर जाता है। समझ रहे ना, उसके लिए कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे कि ध्वनि के गमन करने के लिए, ठीक है, आवाज, हमारी आवाज को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो गमन नहीं करेगा। सेम उसी प्रकार से, उस तरह से नहीं, प्रकाश में ऐसे गुण नहीं होती है, ठीक है। वो द्रवणात्मक माध्यम, उसको माध्यम दोगे तब वो गमन करेगा, नहीं दोगे तब वो गमन करेगा। आपको बता देना चाहते हैं। इसके बाद प्रकाश के कण और वस्तु के कण के बीच में जब आकर्षण होता है तो अपवर्तन की घटना, और जब उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो प्रवर्तन की घटना। नहीं समझ पाइएगा, आइए हम आपको समझाते हैं एक अच्छे से तस्वीर के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए, एक हमने क्या किया, एक वस्तु ले लिया और इस वस्तु के ये कण हो गए, ठीक है, ये वस्तु के कण हो गए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वस्तु के कण जो होते हैं, प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये कोई वस्तु है तो ये किसका कण हो गया, ये वस्तु का, वस्तु के ये कण हो गया, है ना, ये वस्तु के कण हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद इधर से प्रकाश, ठीक है, ऐसे प्रकाश चल दिया और प्रकाश चलते 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 यहाँ पहुंचा तो ये रहा प्रकाश के कण। किसका, प्रकाश के कण, प्रकाश के कण। तो वस्तु के कण और प्रकाश के कण, ये प्रकाश के कण, ये वस्तु के कण, जब ये दोनों, ये जो होगा इसको अपनी ओर खींच लेगा मतलब आकर्षित कर लेगा। और जब आकर्षित कर लेगा ना तो ये ए पर हो जाएगा, प्रथम माध्यम हो गया, दूसरी माध्यम हो गया। तो इन दोनों के बीच जब आकर्षण होता है, क्या होता है गुरु, आकर्षण होता है। जब ये इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है तो अपवर्तन की घटना घटित होती है। लेकिन वही जब ये जो होता है एक दूसरे को कहता नहीं, हम नहीं आने देंगे, इसमें आने ही नहीं देता है, कहता है तू भाग यहाँ से भाग, तू इधर मत आने दे, ठीक है, ये कण धक्का दे देता है। और जब धक्का दे देता है, जब बुला लेता है, तो बुला ले मतलब आकर्षित किया तो अपवर्तन की घटना। और जब एक रखेट देता है, धक्का देता है, भगा देता है, तो इसको कहते हैं कि इसको क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, ठीक है। तो जब प्रतिकर्षण हुआ तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हो गया परिवर्तन की घटना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जानना जरूरी है। परिवर्तन अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है, कारण यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हम लोग समझ गए। इसके बाद ये भी बात आपको बता दिए, 6 रिमार्क हो गया, 6 तक ले बता दिए हम आपको, 6 बातें बता दी, ठीक है, 6 बातें हो गई। आगे समझिए, आगे इसके बाद प्रकाश की चाल जो होती है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वही हवा में प्रकाश की चाल 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वही अगर बात करें जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही कांच की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही अगर बात करें रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही तारपीन के तेल की बात करें तो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वही अगर बात करें नायलॉन के तेल में तो नायलॉन के तेल में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, इसके ऊपर हो गया इतनी बातें, है ना। तो याद रखिएगा, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे निर्वात में हमें प्रकाश की चाल अलग होगा, भिन्न होगा। इसमें प्रकाश की चाल कुछ अलग होगा, ये कांच में प्रकाश की चाल अलग होगा, हीरा में प्रकाश की चाल अलग होगा, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल अलग, कांच में अलग, शहद में अलग। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद चलिए तो बात कर रहे हैं, ये जो आपके सामने जो तस्वीर दिख रहा है एक महान विद्वान का है जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। ऐसे आप सब जानते होंगे इनके बारे में कौन नहीं जानता है।
फादर ऑफ फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और सर आइजैक न्यूटन का नाम नहीं जानते हैं, बहुत लज्जे वाली बात होगी। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से 1675 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश को लेकर काफी अधिक शोध किए, और शोध के दौरान इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे न्यूटन के कणिका सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। आपको बता देना चाहते हैं, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से 4 बातों का निष्कर्ष मिलता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश वस्तु के कण और प्रकाश के कण के बीच में आकर्षण के कारण से अपवर्तन की घटना घटित होती है, और वस्तु के कण और प्रकाश के कण के बीच में जब प्रतिकर्षण होता है तो प्रवर्तन की घटना घटित होती है। यानी आपसे कहा जाए कि बताओ भैया, पर किसने बताया कि प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है? सर आइजैक न्यूटन। किसने कहा प्रकाश सीधी रेखा में गमन? सर आइजैक न्यूटन। किसने प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में सत्यापन किया? किसने सबसे पहले बताया? सर आइजैक न्यूटन। अपवर्तन क्या होता है किसने डिफाइन किया? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इसके बाद बताई गई, हाँ ये बात जानिएगा कि इन्होंने सर आइजैक न्यूटन साहब ने प्रकाश को किस रूप में माना था? प्रकाश के रूप को कहा कि प्रकाश कण के रूप में गमन करता है। प्रकाश किस रूप में गमन करता है? कण के रूप में। अभी बड़ी, प्रकाश किस रूप में गमन करता है गुरु? कण के रूप में। जैसे देखिए, प्रकाश कण के रूप में गमन करता है। इनका कहना था कि प्रकाश जो होता है अत्यंत छोटे छोटे कणों में अत्यधिक संख्याओं में आता है। ठीक है, कहीं से भी आए, सूर्य से अगर निकल रहा है, सूर्य से, तो इसकी जब ये स्पीड होती है तो ये अत्यंत संख्या में अत्यंत ऊर्जावान रूप में आता है। ठीक है, ऐसे गमन करता है। आगे चल के ये 1675 ईस्वी में बताए। 3 साल बाद एक और महान विद्वान आए 1678 ईस्वी में, कह रहे कि नहीं भाई, प्रकाश कण नहीं, ये कह रहे नहीं प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। आई बात, ये क्या हो गया? तो ये महान विद्वान जिनका नाम है हाइगेंस ने कहा, अरे भाई ना जी ना, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, ऐसे 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 वेव के रूप में। ये भी भाई अपना बात रख के चलेगा। तो प्रकाश के कण के रूप में मानने वाले न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, और प्रकाश को तरंग के रूप में मानने वाले कौन? सर हाइगेंस। इसके बाद अभी और सारी चीजें जानिए। अभी इसके बाद देखिए 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? सर हाइगेंस। ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है सर हाइगेंस का है। ठीक है, ये सर हाइगेंस है। एवरीबॉडी, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, समझिए। देखिए, इसके बाद मैक्स प्लांक आता है। कौन आता है? मैक्स प्लांक ने अपना कुछ बातें रखे। देखिए यहाँ पे मैक्स प्लांक है, जैसे आपने तस्वीर में देख रहा, मैक्स प्लांक हो गया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हो गया। ठीक है, तो देखिए मैक्स प्लांक का क्या कहना था। इन्होंने कहा कि भैया जो प्रकाश आ रहा है ना, न्यूटन ने कहा कि भाई कण के रूप में आता है, और हाइगेंस ने कहा कि तरंग के रूप में आता है। लेकिन मैक्स प्लांक साहब आए तो कहे कि ना जी ना, ये ना तो कण के रूप में आता है और ना ही ये तरंग के रूप में आता है। फिर आता कैसे है? तो ये कह रही नहीं, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। कैसे आता? छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। बात समझ रहे? और इन छोटे छोटे बंडलों को फोटोन कही जाती है। क्या कही जाती है? फोटोन कही जाती है। और इन बंडलों के पास ऊर्जा काफी अधिक होता है, बहुत अधिक ऊर्जा होता है, ऊर्जावान होता है ये, और इसकी ऊर्जा E बराबर hv के रूप में होता है। इनका कहना है कि इनके पास जो ऊर्जा होती है वो किस रूप का होता है? E बराबर hv के रूप में। ठीक है, जहां पे E मतलब एनर्जी और H का मतलब प्लांक नियतांक और V का मतलब आवृत्ति। आपको बता देना चाहते हैं, E मतलब ऊर्जा, E माने ऊर्जा, V माने आवृत्ति। क्या? आवृत्ति। H माने प्लांक नियतांक। 6.62 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्या? जूल सेकेंड। समझ रहा है? E होता है। फिर चलिए यहां तक ठीक है। इसके बाद फाइनली स्टेप में पहुंचे एक महान विद्वान जिनका नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने 1865 ईस्वी में, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में
प्रकाश को माने कि प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जहाँ विद्युतीय गुण भी होता है, चुंबकीय गुण भी होता है और ये तरंग के रूप में डेवलप करता है। इनका मानना था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए यहां तक ठीक है। और भी बढ़ते हैं। ये तस्वीरें हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, है ना। इसके बाद एक और वैज्ञानिकों का आगमन होना। उन्होंने कहा कि ड्विल नेचर ऑफ लाइट, मतलब क्या, प्रकाश द्वैध प्रकृति का होता है। आई बात, ये क्या हो गया हो, किसने कहा, डी ब्रागली ने कहा आकर कि भैया प्रकाश कण के रूप में भी पाया जाता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी पाया जाता है। प्रकाश जब कण के रूप में होता है तब प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वन विक्षेपण, पुनः आंतरिक प्रवर्तन की घटना घटित होती है। और जब वही प्रकाश तरंग के रूप में होता है तब व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इत्यादि तमाम घटनाएं घटित होती है। तो ये किनका मानना था, डी ब्रागली का मानना था। डी ब्रागली ने प्रकाश के द्वैत प्राकृति के बारे में बताया। प्रकाश के द्वैत प्राकृति के बारे में बताने वाले एक महान विद्वान कौन है, डी ब्रागली। याद रखिएगा, हाँ निश्चित तौर से याद रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे इन महान विद्वान के ऊपर। ये महान विद्वान जिनका नाम है सर रोमर ने दूरबीन के सहायता से सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की चाल का स्टडी इन्होंने किया। और प्रकाश की चाल का स्टडी करते हुए इन्होंने 1675 ईस्वी में ही बताया कि प्रकाश का स्पीड जो होता है निर्वात में 3.243 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश की चाल के बारे में, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, इसके बारे में बताने वाले सर रोमर हैं जिन्होंने 1675 ईस्वी में बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तमाम चीजों को जाने की रिमार्क नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए 14 नंबर रिमार्क में क्या बात कर रहा है, रिमार्क नंबर 14 में बात कर रहा है समुद्र में। भैया समुद्र में जो समुद्र है, पानी से भरा हुआ समुद्र, उसमें ये पानी का एक स्तर हो गया, ठीक है, ऊपर से सूर्य के प्रकाश आ रहा है, चाहे आप टॉर्च बार दिए, ठीक है, चाहे आपने लाइट बार दिया, तो आखिर समुद्र की कितनी गहराई तक प्रकाश जा सकता है। तो इसका जवाब मिलता है कि समुद्र तल से नीचे 400 मीटर गहराई तकले प्रकाश गमन कर सकता है। बस समझ रहे, देखिए कितनी तकले, कितनी दूर तकले। देखिए समुद्र का जल हो गया और ऊपर से सूर्य की प्रकाश जो आ रहा है, जल के अंदर 400 मीटर गहराई तक ले जा सकता है। कितना मीटर, 400 मीटर गहराई तक ले जा सकता है। ठीक है, रिमार्क नंबर 14 याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर बात करें प्रकाश को लेकर, तो सबसे पहले प्रकाश का जिक्र देखने मिलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक द्रव्य ऊर्जा समीकरण मिलता है, E बराबर mc स्क्वायर, जिन्होंने कहता है कि किसी भी ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहां C होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो E बराबर mc स्क्वायर द्रव्य ऊर्जा समीकरण ये है। इसके पहले समझना होगा जब पृथ्वी के निर्माण नहीं हुए थे, जब अभी यूनिवर्स का निर्माण होता है, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता, तो उस समय की ये घटना है, आज से अरबों वर्ष पहले की जिक्र होती है कि प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले कुछ कण एक जगह एकजुट हुए, धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, कण विस्फोट हुआ। और जब कण विस्फोट हुआ ना, तो उसके वजह से पूरे चारों ओर वस्तुएं छिटा गई। ठीक है, और उन वस्तुओं के ऊपर काफी अधिक ऊर्जाएं थी, आग का रूप था, आग का गोला बना, और कुछ कण कुछ के एक दूसरे के आसपास घूमना शुरू कर दिए। जैसे सूर्य का हो गया निर्माण, है ना, उसी तरह से बाकी सारे ग्रहों का निर्माण हुआ जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते, सौर मंडल, निहारिका, इस सब, आकाशगंगा, तमाम चीजों का निर्माण हुआ। तो सूर्य की प्रकाश की उत्पत्ति का जिक्र यहीं से चलती है। प्रकाश की उत्पत्ति आज से अरबों वर्ष पहले ब्रह्मांड में महाविस्फोटक सिद्धांत के कारण से हुआ। ठीक है, ये देखिए आप जो तस्वीर देख रहा है ब्रह्मांड का है। ठीक है, ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ, वहां का ये तस्वीर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद कहा गया कि पृथ्वी पर प्रकाश के रूप में सबसे पहले, जैसे सूर्य के प्रकाश को छोड़ दिया जाए, चंद्रमा के प्रकाश को छोड़ दिया जाए,
तो इस धरती पर सबसे पहले प्रकाश का निर्माण कैसे हुआ? आदि मानव काल के समय, ठीक है, आदि मानव काल के समय आदि मानव को किसी प्रकार की प्रकाश की सुविधा थी नहीं। दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता था, रात में चंद्रमा का प्रकाश मिलता था, कभी अंधेरी रात आती थी तो उन लोगों को क्या करना, वो तो कुछ नहीं जानते थे, यहाँ तक कि आग की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते थे। तो उन लोगों ने धीरे धीरे उन लोगों ने देखा, उन लोगों के साथ कई सामने घटनाएं घटित हुई, जिस कारण से उन्होंने प्रकाश मतलब आग का प्रयोग करना, आग का उपयोग करना उन्होंने सीखा। कैसे कैसे सीखा? तो आपको ये पता होगा आदिम काल के समय, आदिम काल के समय वहां पे ऐसा एक घटना घटित हुआ कि जंगल में आग लग गई। आंधी तूफान के कारण से जंगल में आग लगी, डाली आपस में टकराई, रगड़ की वजह से आग लग गई। अब सारे जीव जंतु खत्म हो गए, मर गए, यानी कुछ भाग गए, ठीक है, यानी वन्य और वन्य जीवों का आवास छीना गया। उसके बाद हुआ क्या कि मानव अब भोजन के तलाश में निकला। अब उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कुछ चीजें कोई जीव जंतु जल गया था, उसी को उसने खाया तो उसको टेस्टी लगा, और जब टेस्टी लगा तो उसने सोचा कि इससे क्या हुआ है कि इतनी टेस्टी लग रहा। तो उसने फिर आंधी तूफान का इंतजार करने लगा। फिर अगले दिन देखा कि यहाँ पे डालियां टकरा रही है, तो उसने डालियां टकरा कर, वस्तुओं टकरा कर आग का उत्पत्ति करना सीखा था। धीरे धीरे उसने पत्थर टकराना शुरू किया। कभी कताल ऐसे होता था, पाषाण काल में एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर भेजा जाता था तो चिंगारी उत्पन्न होता था। तो उसने कहता था ये क्या है, ये क्या है। तो उसने धीरे धीरे आग का उपयोग करना, आग का प्रयोग करना उसने सीखा। तो आग से ही देखने को मिला कि इस पृथ्वी पर प्रकाश की उत्पत्ति का यहीं पे सबसे बड़ी सीख और मानव का सबसे सूझबूझ वाला प्रयोग यही आग मानी जाती है, ठीक है। तो देखो जंगलों में आग लगने की ये सारी घटनाएं, बिजली कड़कना, ये सारे पृथ्वी पर ये प्रकाश के रूप एक देखने को मिला सबसे पहले पथ से, प्रकाश की पथ से। आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रकाश गमन करता है ना उसका पथ दिखता नहीं, ठीक है। जैसे ये देखिए इधर 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 घूम रहा है ना, तो ये दिख रहा, लेकिन जब वही प्रकाश गमन करता है, यहाँ से टर्च मारेंगे ना, इधर जाएगा ना, वो आपका पथ नहीं दिखेगा। बात समझ रहे हैं? तो प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्यमान होता है। बात समझ रहे हैं? प्रकाश का पथ क्या होता है? स्वयं अदृश्यमान होता है। आगे समझिए। इसके बाद हाँ, प्रकाश के अंदर ये गुण होता है कि प्रकाश के इस गुण के कारण से कई वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के माध्यम से इस बात का सत्यापन किए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी धातु के ऊपर जब प्रकाश पड़ती है तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन, इस धातु के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, और जब ये बाहर निकलने लगते हैं तो ये करंट प्रवाह करने लगते हैं। तो प्रकाश के कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती, यही घटना कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें बहुत सारे लेनार्ड हो गए, आर.ए. मिल्टन हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, है ना, कई वैज्ञानिकों के शोध ने इस बात का प्रमाण दिया। डी ब्रागली हो गए। बात समझ रहे ना? जैसे देखिए यहाँ पे है एक प्रयोग, है ना, यहाँ पे क्या किया गया, एक धातु के प्लेट लगाई गई, तार से संयोग करके बैटरी लगा दिया गया, और यहाँ पे स्टोरेज बैटरी हो गया, और इधर प्रकाश, है ना, कोई बल्ब वगैरह लगा दिया गया। सूर्य से प्रकाश आ रही है, ये तरंग इस पे पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तार के माध्यम से यहाँ पहुंचा, ठीक है। बैटरी ने स्टोरेज किया, उसके बाद से ये दे दिया स्टोरेज करके। बस में आज पूरे इंडस्ट्री, पूरे यातायात व्यवस्था को भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि उसको सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए। कई मार्केट में ऐसी गाड़ी आ चुकी है जो एकदम किससे चलने वाली है, सोलर से चलने वाली गाड़ी। बस समझ रहे हैं? सोलर सिस्टम के ऊपर। आइए आगे समझते हैं। प्रकाश, आज के समय में प्रकाश किस रूप में है? क्या वो कण के रूप में है, कि तरंग के रूप में है, कि वो आकृति के रूप में है, कि वो फोटोन के रूप में है? किस रूप में है? तो आज जो तरंग है, आज के जो प्रकाश देख रहे हैं वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में भी अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग आपको बता देना चाहते हैं, तरंग दो प्रकार होता है, एक अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग कण के समानांतर होता है, वही अनुप्रस्थ तरंग जो होता है कण के लंबवत होता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके बारे में बताने वाले महान वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल अपने प्रयोग 1865 के प्रयोग में इन्होंने बताया। समझे? मैक्स क्या नाम था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए प्रकाश जो निकलती है, जैसे सूर्य की बात कर रहे हैं,
सूर्य जो है ना एक गैसीय गोला है, एक तारा है, और गैसीय गोला में यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में अगर गैस है तो है हाइड्रोजन, कितना 71%, उसके बाद हीलियम 26.5%, इसके बाद अदर गैस कितने 2.5% है ना। और सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितने समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है ना। और वही चंद्रमा के प्रकाश को, ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है या 240 सेकंड बोल सकते हैं। देखिए सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड, और वही चंद्रमा के प्रकाश को कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश में मतलब इस पृथ्वी का सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है, तो माना जाता है सूर्य को। और हम सबको भी ऊर्जा मिलती है सूर्य से। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं सबको भरपूर ऊर्जा मिलती है, तो वो सूर्य होता है। सूर्य की अल्पतम मात्रा यानी पराबैंगनी अल्पतम मात्रा हम लोगों के शरीर के लिए विटामिन डी का कार्य करता है। किसका, विटामिन डी का कार्य करता है। और आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे 100% अगर एनर्जी हम लोग को मिल रहा है ना, तो उसमें से 20% एनर्जी जो होता है वो किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। और बाकी 80% भोजन ग्रहण करने से, जल से, इस सब से मिलता है। बात समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें। और कब का सूर्य के प्रकाश को फायदामंद होता है, दोपहर वाला नहीं। ये नहीं कि 1 बजे 2 बजे 12 बजे वाला 10 बजे वाला आपको जो सूर्य मिलेगा, उस सूर्य के प्रकाश जो मिलेगा उससे आपको एनर्जी मिलेगी, ताजगी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। मॉर्निंग सुबह का जो सूर्य के प्रकाश देख रहे हैं, वक्त लोग करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं सुबह में, है ना, एनर्जी की भरपूर मात्रा इनसे 20% मिल जाती है। हाँ यही बात बता रहे थे, सूर्य से हमें कितने परसेंट की ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 20%। आपको बता देना चाहते हैं कि जो सूर्य है, इस सूर्य से कई प्रकार की तरंगे निकलती है ना। जैसे गामा तरंग हो गया, एक्स तरंग हो गया, पराबैंगनी तरंग हो गया, दृश्य प्रकाश में विबजी और बैगनी हो गए, है ना, आसमानी हो गया, फिर से आपका वॉयलेट, है ना, ये हो गया, ब्लू हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, फिर से पीला हो गया, नारंगी कलर हो गया, लाल कलर, दृश्य प्रकाश। उसके बाद और तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अति सूक्ष्म तरंगे, ये तमाम प्रकार की तरंगे कहाँ से निकलती है, कहाँ से, ठीक है, और भी पड़ती है। तो इन तरंगों में से गामा तरंगों की आवृत्ति जो होती है सबसे हाई होता है फ्रीक्वेंसी, और सबसे लो फ्रीक्वेंसी अति सूक्ष्म तरंगों, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य अगर किसी का होता है तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कितना, गामा के जंग का होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे अधिक अति सूक्ष्म तरंगे का। तो ये सारा चीज रहा प्रकाश को लेकर, प्रकाश से संबंधित चीजों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक क्लास को करने के लिए। जय हिंद, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और आप कमेंट कीजिए कि क्लास आपको कैसे लगा और अगला क्लास आप किस चीज पे चाहते हैं।